नमस्कार, हेल्थ मंत्रा में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ शालिनी आपके साथ। आज हम हेल्थ मंत्रा पे जिस टॉपिक के ऊपर आपको मंत्र देने जा रहे हैं वो है पाइल्स या बवासीर। जब भी हम पाइल्स का नाम सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में एक ही शब्द आता है जो उसका पर्याय बताया भी जाता है, वो है सर्जरी। लेकिन क्या सर्जरी ही इसका एकमात्र ट्रीटमेंट है? इसके ऊपर आज हमें जानकारी देंगे डॉक्टर रजत तिवारी। आप पाइल्स में स्पेशलाइज करते हैं और आप हमें बताएंगे कि किस तरह से इससे बचा जा सकता है और किस तरह से अगर किसी व्यक्ति को पाइल्स हो जाए तो वो जल्द से जल्द बिना सर्जरी के ठीक भी हो सकता है। डॉक्टर रजत तिवारी, बहुत स्वागत है आपका। वेलकम टू हेल्थ मंत्रा। थैंक यू शालिनी जी फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले, जैसा कि हम जानते हैं, आजकल ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, रिस्पेक्टिव एजेस और वो दोनों जेंडर्स में पाई जाती है। पाइल्स को समझ कैसे सकते हैं? देखिए, हम पाइल्स को ऐसे समझ सकते हैं कि जिसको भी इनवॉलेंट्री बाउल मूवमेंट्स हो रहे हैं, या फिर जो कॉन्स्टिपेशन जिनको ज़्यादा हो रहा है, या फिर जो बार बार फ्रेश होने के लिए जाते हैं या फिर फ्रेश होने के लिए जाते ही नहीं हैं, या फिर जो बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाते हैं, जो 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 अवॉइड ना करते हैं बाहर का खाना, तो उनको ज़्यादा ये हो सकता है पाइल्स। जी, तो बाहर का खाना खाना कम कीजिए, क्योंकि ये शायद अभी नहीं, अभी तो शायद आप यंग हो या बहुत एनर्जेटिक हो और आपको बहुत मज़ा आता हो, लेकिन इट माइट लीड टू पाइल्स इन फ्यूचर। आगे बात कर लेते हैं, क्यों होता है पाइल्स? जैसे कि आपने बोला कि सर्जरी ही क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है, तो मैं बताना चाहूँगा कि नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स भी होते हैं पाइल्स के लिए, जिसमें हम डील करते हैं, जिसके अंदर मेडिकेशंस एंड इंजेक्टेबल्स के द्वारा, जहाँ सर्जरी में 30 to 40 डेज लगते हैं, वहाँ हमारे ट्रीटमेंट से आप 15 to 20 डेज के अंदर क्योर पा सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इको फ्रेंडली भी होता है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन पाइल्स होते क्यों हैं? सबसे देखो, मैं आपको बताता हूँ पाइल्स क्यों होते हैं। जो भी आदमी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन चाहेंगे कि ये हेरिडिटरी होता है। अगर आपके पेरेंट्स को है या फिर आपके मॉम डैड को, दादा दादी को है, तो चांसेस होते हैं कि आपके बच्चे में भी वो आ सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट हो गया हेरिडिटरी। सेकंड पॉइंट हो गया जो भी स्टूडेंट्स हो गए, जो भी अंकल्स हो गए या कोई भी आंटीज हो गई, जो इनवॉलंटरी बाउल मूवमेंट का मतलब मैं आपको समझाता हूँ, जो कि टाइम पे फ्रेश होने नहीं जाते हैं, जो सोचते हैं कि मैं थोड़ा काम कर लेता हूँ कि बाद में चला जाऊँगा, या फिर सुबह की जगह मैं शाम को चला जाता हूँ। इसके कारण बॉडी के अंदर प्रेशर डेवलप हो जाता है। ये हर एज में हो सकता है, बच्चों में से लेके और बूढ़ों तक में हो सकता है। इस प्रेशर के कारण आपको पाइल्स डेवलप हो सकते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति अगर काम के चलते अपने आप को कंट्रोल करके रखता है तो ये एक कारण हो सकता बिल्कुल है। बिल्कुल। और आजकल की लाइफ में सब बहुत फास्ट लाइफ हो रखी है, सब बिजनेस वगैरह करते हैं, तो इसके अंदर ये लोग अवॉइड करते हैं कि मैं थोड़ा सा बाद में कर लेता हूँ, अपने आप को फ्रेश अपने आप को बाद में कर लेता हूँ। ये भी एक मेन रीज़न है आजकल की लाइफ में, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो बहुत बहुत देर तक पढ़ाई करते हैं, सुबह से शाम पढ़ रहे हैं, कोचिंग वगैरह जाते हैं, तो इनका बहुत मूवमेंट बहुत चेंज हो जाता है। तो आजकल हमारे 18 to 20, 18 to 30 तक की एज के पेशेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं, रादर देन पहले के ज़माने में बहुत बूढ़ों को ही होता था ये, आपको जाने तो। और अगर हम बात करें मेल्स और फीमेल्स में, किसका रेशो ज़्यादा होता है? देखिए, मेल्स और फीमेल्स में डिपेंड करता है। जैसे फीमेल्स के अंदर होता है, अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर आप अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं, प्रेगनेंसी के अंदर भी प्रेशर बहुत डेवलप हो जाता है एब्डोमिनल एरिया में, तो फीमेल्स को पाइल्स और फिशर्स की समस्या ज़्यादा हो जाती है। क्या फ़र्क है दोनों में? दोनों में फ़र्क है। पाइल्स तो ये होते हैं, पाइल्स से हेमोरॉइड्स होते हैं, जो स्वेलिंग आ जाती है अपने रास्ते के अंदर, अपने पॉटी के जो रास्ता होता है उसके अंदर। फिशेस होते हैं, जब आप जब फ्रेश होने नहीं गए, उसके बाद आप एकदम से फ्रेश होने जाते हैं, तो वहाँ पे कट्स लग जाते हैं उस जगह पे, जो कि बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम हो रहा है आजकल के टाइम पे। यानी घाव सा वहाँ डेवलप घाव, एग्जैक्टली, जिसको घाव से डेवलप हो जाते हैं उसके जी, अंदर। बिल्कुल। तो दोनों ही बहुत पेनफुल होता है, बट फिशेस ज़्यादा पेनफुल होते हैं रादर देन पाइल्स। यानी कि ये बात समझ में आ रही कि डिटॉक्स अपने आप को करना बहुत ज़रूरी है, भले ही वो मेंटल डिटॉक्स हो या वो फिजिकल डिटॉक्स हो। डिटॉक्स करने में ज़रा भी ना कतराए, चाहे वो रिश्तों से हो, चाहे वो टॉक्सिक लोगों से हो, चाहे वो टॉक्सिक काम से हो, या बॉडी के अंदर जो टॉक्सिसिटी बनती है, जो उसको कुदरत ने बनाया है कि उसका एक तरीका है बाहर निकलने का, बॉडी को डिटॉक्स करने का, तो उसमें प्लीज़ आप अड़चन ना डालें काम के बहाने या किसी और कारण के बहाने। आगे बात करते हैं, पता कैसे चलता है कि ये कुछ प्रॉब्लम डेवलप हो रही है किसी भी इंसान को? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अनकंफर्टेबल और अनईजी हो जाता है आदमी को बैठने में, चलने में, या फिर कोई बाइक चलाने में, कार चलाने में। सबसे ज़्यादा दिक्कत इसमें आती है कि स्वेलिंग आ जाती है आपके रेक्टल जो एरिया होता है, जो नीचे का जो एरिया होता है उसके अंदर। इसमें आपको वॉक करने में बहुत दिक्कत आएगी, आप जब खांसोगे तो आपको पेन होगा। इसमें कभी कभी तो अगर क्रॉनिक कंडीशंस हो जाती है तो आपको ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है। दैट इज़ जब आप क्रिटिकल स्टेज पे आ चुके हैं।
और इन सब के चलते हुए आप लोग बाग शेयर नहीं करते हैं, तो ये बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है। कहीं ग्रेड 1 होती है तो आप बताते नहीं हो किसी को, तो ग्रेड 2 तक आ जाती है, तो ब्लीडिंग पाइल्स तक बन सकते हैं इसमें। बिल्कुल, तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो अगर आपको कुछ भी अनईजी लग रहा है, जो मूवमेंट है आपका वो क्लियर नहीं है, या कुछ भी आपको अनईजी लग रहा है, तो अपने घर में या किसी डॉक्टर के पास, किसी एक्सपर्ट के पास जाकर सीधे बात करें। वो सीधे आपको टेक्निकली भी समझाएंगे और बताएंगे कि क्या कुछ चल रहा है आपकी बॉडी के साथ में। आगे हम बात कर लेते हैं लाइफस्टाइल की। हम देखते हैं कि आजकल भागता दौड़ता लाइफस्टाइल है, लॉन्ग सिटिंग आवर्स हैं, टारगेट प्रेशर्स हैं, और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, स्टूडेंट्स हैं, आपने बताया उनको लंबे समय तक बैठना पड़ता है और उसका कोई उपचार नहीं है। किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं या किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं? देखिए, पहले तो अपन आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन लोगों को ये सबसे ज़्यादा बीमारी हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखेंगे कि जो स्टूडेंट्स होते हैं या फिर लॉन्ग आवर सिटिंग से, जैसे आप बता रहे हैं, जैसे 9 to 5 जॉब वाले जो आजकल जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हो गए हैं, जो ये कलीग्स हैं हमारे, इनके क्या, अगर आप बैठे रहते हो बहुत ज़्यादा देर तक, तो सबसे ज़्यादा इसमें आपको बीमारी हो सकती है, क्योंकि यू आर सिटिंग ऑन अ फ्लैट सरफेस फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो वो आपके बाउल मूवमेंट को भी बहुत ज़्यादा सक्रिय कर देता है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर देता है। दूसरा, अगर अपन देखें कि जो गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, जो डिलीवरी बॉयज़ अगर अपन आप देख रहे हैं आजकल बाइक चलाते हैं, और अपने इंडियन रोड्स बहुत अच्छी है, उसके कारण खड्डे वड्डे के कारण या फिर जो स्पीड ब्रेकर्स होते हैं उनके अगर आप खड्डे क्रॉस करते हो तो प्रेशर पड़ता है आपके रेक्टल एरिया के अंदर, आपके एब्डोमेनल एरिया में, तो वो भी एक कारण होता है बहुत ज़्यादा। तीसरा कारण होता है कि अगर आप रेगुलर बाहर का खाना खा रहे हैं, जो अगर स्टूडेंट्स हैं या फिर जो ऑफिस कलीग्स होते हैं, जो ऑफिस लोग होते हैं, ये लोग प्रेफर करते हैं कि हम हमारा कैंटीन का या फिर मेस का खाना खा लें। तो इसमें भी ये, क्योंकि ऑल दीज फूड्स आर अडल्ट्रेट, जैसे हम अगर पता है ये सब कुछ अडल्ट्रेशन होता है, मिलावट वाला खाना होता है, तो ये सारी चीज़ें अपने डाइजेशन को बहुत ही ज़्यादा सक्रिय कर देता है। जो आप मूवमेंट होने चाहिए, अपने बाउल मूवमेंट होने चाहिए, वो उसको पॉसिबल नहीं होने देता। इसके कारण भी पेट में प्रेशर बनना, और इन सबसे मेन प्रॉब्लम हो जाती है कॉन्स्टिपेशन। और ये बहुत कॉमन है, इसके ऊपर हम बहुत सारे आजकल देखते हैं, बहुत रिसर्च हो रही है, बहुत सारी रील्स बन रही हैं। कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन हम समझ सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसा आपने कहा कॉन्स्टिपेशन, तो उसमें एक शब्द समझ में आता है, वो होता है फाइबर इनटेक। बिल्कुल सही बोल रहे हो। हाँ, व्हेन इट कम्स टू पाइल्स, किस तरह से न्यूट्रिशन को हम चेंज कर सकते हैं? देखिए, न्यूट्रिशन को चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल के टाइम में, बिकॉज इट इज़ अ वेरी फास्ट लाइफ नाउ। लोग अपना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि हम खाएं क्या। सुबह का खाना मिस कर देते हैं, तो लंच का टाइम मिस कर देते हैं, तो डिनर अपन लेट करने लग जाते हैं। इसके अंदर अपन कोशिश करेंगे कि अपन वाटर इनटेक एक तो बहुत ज़्यादा रहे, खाने में सैलेड हो सबसे ज़्यादा। चाहे आप 3 मील ले रहे हो, 3 मील में सैलेड का इस्तेमाल आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, चाहे वो प्याज ही क्यों ना हो, चाहे वो टमाटर ही क्यों ना हो, चाहे वो खीरा ही क्यों ना हो। अगर राजस्थान से अगर बिलोंग करते हैं, अगर अपन, तो ककड़ी वकड़ी का भी इस्तेमाल अपन ज़्यादा कर सकते हैं, जिनमें वाटर और फाइबर ज़्यादा हो। साथ में अगर अपन रोटी को अगर अपन मिलेट्स में अगर कन्वर्ट कर दें, 5 फाइबर्स रोटी अगर अपन कर दें, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा बेटर है। अगर सिंपल वीट अगर अपन खा रहे हैं, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट पाइल्स पेशेंट्स, जिनको अगर इनिशियल हो रहा है, क्योंकि आप और मैं तो खा सकते हैं वीट, लेकिन इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम अ लिटिल बिट ऑफ पाइल्स, तो आप प्लीज़ इसके अंदर मिलेट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। बाजरे की रोटी, जौ की रोटी और मक्की की रोटी, इन सब, क्योंकि अपन वी ऑल बिलोंग फ्रॉम राजस्थान, तो ये सब चीज़ें अगर अपन लेंगे तो फाइबर्स इनटेक अगर अपन ज़्यादा लिए जाए, चाहे कोई भी मील हो, चाहे ब्रेकफास्ट हो, चाहे वो लंच हो, चाहे वो डिनर हो, इनमें एक मील तो फाइबरस होनी चाहिए, जिसके कारण आपको बाउल मूवमेंट में कोई दिक्कत ना आना, और आपका प्रेशर या फ्रेश होने का टाइम बहुत इजी हो जाएगा। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हम अपना शायद रूटीन जो है या काम काज उसे चेंज नहीं कर सकते, जो बहुत ही प्रैक्टिकल बात है, लेकिन खान पीन जो है, हमारे जो ईटिंग हैबिट्स हैं, उसको हम कभी भी ऑल्टर कर सकते हैं। और राजस्थान, जैसा कि आप डॉक्टर रजत आपने कहा, वी आर सिटिंग ऑन गोल्ड माइन ऑफ मिलेट्स। yes, तो बहुत प्रकार के अन्न हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, मौसमी सब्जियाँ भरपूर मात्रा में मिलती हैं। सर्दियों का सीज़न हो चाहे गर्मियाँ हो, हमारे पास हमेशा ऐसी सब्जियाँ रहती हैं, ऐसे फल रहते हैं जिनके अंदर भरपूर मात्रा में जो है हमें रफिज या फाइबर मिलता है। तो समय के अनुसार और मौसम के अनुसार जो भी आप खाएंगे पिएंगे, जैसा कि डॉक्टर तिवारी ने हमें बताया, तो ये जो है हमारा सिस्टम जो है अपने आप ही स्वतः ही क्लीन होने लग जाएगा। तो यानी कि कॉन्स्टिपेशन जो है सबसे बड़ी जड़ मान सकते हैं इसको, किसी भी और बीमारी की, खासतौर से पाइल्स की। बिल्कुल बिल्कुल, कॉन्स्टिपेशन से ही शरीर के अंदर सबसे ज़्यादा बीमारियाँ डेवलप होती हैं। अगर आपकी टॉक्सिसिटी बन रही है, तो आप सोच सकते हैं कि आपको एग्जिट जो है उसमें भी दिक्कत आएगी, आपका जो स्टमक है उसमें भी आपको अल्सर वर्सस जैसी गैस्ट्रिक बीमारियों की ज़्यादा कंडीशन बन सकती है, और आपकी बैड ब्रेथ भी हो सकती है। समझिए, अनडाइजेशन में सबसे ज़्यादा बैड ब्रेथ होता है। अगर आपके आसपास भी कोई है जिसको बैड ब्रेथ की अगर समस्या है, तो अपन देख सकते हैं कि हाँ भाई, ही वुड बी सफरिंग फ्रॉम पाइल्स और सम अदर। तो ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। तो आप भी ध्यान रखें, यदि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है या आपको लगता है आपके मुंह से दुर्गंध आ रही है, तो अपने खान पान पर ध्यान देना शुरू कीजिए।
स्टार्ट टेकिंग लॉट ऑफ फाइबर, जिससे कि आपका जो पेट है वो साफ़ होगा और साथ ही बाकी जो टॉक्सिसिटी है वो भी निकल जाएगी। डॉक्टर रजत, हम ये बात जानते हैं कि भागती दौड़ती ज़िंदगी सभी की है, सभी की लाइफ में बहुत स्ट्रेस भी है, क्या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं जो इसको ऐड ऑन करते हैं इसमें? देखिए बिल्कुल सही कह रहे हो आप। आदमी कोई भी पर्सन होता है साइकोलॉजिकली तो डिपेंड ये फैक्टर ये करेगा कि मैं अपने काम का, मेरे जो टारगेट्स हैं वो मैं पूरा कर पाऊँ, मैं अपना खाना स्किप कर दूँ या फिर मेरा वॉशरूम टाइम में स्किप कर दूँ। आगे आगे पहले मुझे कौन कॉल लेना है या मुझे मीटिंग पहले करनी मुझे कॉल लेना है, मुझे हाँ, मीटिंग करनी है। आप इस right. सब के चक्करों के अंदर आप अपना जो डाइट्स है वो आप अपना मिस कर देते हो, तो बहुत ज़्यादा मेन कॉज एक ये भी है। बिल्कुल। तो से नो टू जंक फूड, से नो टू प्रोक्रास्टिनेशन, से नो टू डिले इन योर नेचुरल साइकिल। तो जो ईश्वर ने हमें बनाया है, जो कुदरत ने हमें बनाया है, जब हम उसके अनुरूप चलते हैं तो ऑटोमेटिकली शरीर भी स्वस्थ रहता है। साथ ही हम बात कर लेते हैं मेल्स की और फीमेल्स की, किस में ज़्यादा देखा जाता है? फीमेल्स में प्रेगनेंसी के अलावा भी क्या ये डेवलप हो सकता है? फीमेल्स में प्रेगनेंसी के अलावा डेवलप हो सकता है, ये सब डिपेंड करेगा आप व्हाट यू ईट। आजकल देख पा रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बाहर का फास्ट फूड प्रेफर करते हैं। मैं मेजरली बोलना चाहूँगा जो पताशी अगर आप लोग खाते हो, पताशी इज़ द मेन कॉज ऑफ और ऑल योर गट बीमारियों का कारण है। और ये अगर जैसे स्ट्रीट फूड अपन खाते हैं, जैसे वो चाउमीन हो गया या फिर अपन मैदा होता है हर चीज़ में हनी चिली पोटैटोज हो गए, पताशीज हो गई, इन सब के अंदर एक सब्सटेंस होता है जो आपसे कह रहे हैं मैदा होता है, वो उसको डाइजेस्ट करने में शरीर को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और रेगुलर ईटिंग ऑफ ऑल दीज फूड्स मे कॉज यू हेमरॉइड्स और पाइल्स। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ट्रीटमेंट के बारे में। अक्सर जब पाइल्स की बात आती है तो आसपास भी देखते हैं तो पाइल्स की सर्जरी हुई है। अक्सर डॉक्टर्स जो है इसकी सर्जरी ही इसका ट्रीटमेंट बताते हैं, तो क्या सर्जरी ही इसका एकमात्र ट्रीटमेंट है? देखिए सर्जरी भी ट्रीटमेंट है, लेकिन अगर अपन नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट पर अगर अपन जाना चाहें तो इसमें इंजेक्शन थेरेपी होती है, मेडिकेशंस होती है, इंजेक्टेबल्स होते हैं। जिसमें हम डील करते हैं वो इंजेक्शन थेरेपी होती है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्क्लेरोथेरेपी। इसके अंदर जो पेन का अगर अपन पेन की बात करेंगे, पेशेंट्स को कितना पेन होता है या फिर यानी कि स्टूल पास करते समय पेन एग्जैक्टली जो भी आपके बाउल मूवमेंट्स के टाइम पे जो भी पेन होता है उसको क्योर करने का बहुत ही इजी तरीका है जो इंजेक्शन थेरेपी हम लोग यूज़ करते हैं। और अब मैम बात कर रही थी कि मेल्स में होता है फीमेल्स में होता है, दोनों के अंदर ये ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अगर अपन सर्जरी अगर अपन ना करना चाहें तो वी कैन गो टू इंजेक्शन थेरेपी ऑल्सो। जी, साथ ही लाइफस्टाइल चेंजेस हैं। मान लीजिए आजकल हम देखते हैं कि डायबिटीज़ बहुत कॉमन देखने लग गए, या ब्लड प्रेशर है या हाइपरटेंशन है या ओबेसिटी है, ओवरवेट भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें ओबेसिटी ही है मैम जी। कि जो लोग ओबेसिटी क्यों होती है, वो उसने जंक फूड खाते हैं, वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वो अपने रेगुलर एक्सरसाइज करें तो नॉर्मल बेटर रहेगा मैम। अगर जंक फूड वगैरह अपन ज़्यादा खा रहे हैं तो ओबेसिटी आपको 100% होगा। अगर आपको ओबेसिटी भी हो रहा है तो यू में ऑल्सो गेट हेमरॉइड्स और फिशर्स। ओबेसिटी लोगों में फिशर्स की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके जो बाउल मूवमेंट होते हैं वो बहुत इरेगुलर हो जाते हैं। इरेगुलर का मतलब होता है कि दे नीड टू डू प्रेशर इन देयर बाउल मूवमेंट। अगर आप प्रेशर दे रहे हैं बाउल मूवमेंट के अंदर तो आसपास का एरिया बहुत ज़्यादा छिलने का, घाव होने का चांसेस रहता है। और एक बार जब घाव हो जाता है दैट इज़ नॉट ट्रीटेबल। फिर उसको आपको सर्जरी या फिर आपको माइनर सर्जरी, इंजेक्शन थेरेपी ही करना पड़ता है जी। तो इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इनिशियल स्टेज पर ही हम समझ जाएं कि हमें कुछ तकलीफ हो रही है, डॉक्टर के पास जाएं, अपने खान पान को चेंज करें, लाइफस्टाइल को चेंज करें, जिससे कि आगे होने वाली प्रॉब्लम से हम बच सकें। कितने टाइम में, जब हम नॉन सर्जिकल की बात करें तो कितना समय लगता है इसको हील होने में? देखिए नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट के अंदर 15 to 20 डेज लगते हैं पूरी की पूरी बीमारी को ख़त्म होने में। बट अगर अपन रिकवरी टाइम का अगर बात करें तो 1 मंथ की रिकवरी टाइम होती है। उसके बाद आप एकदम नॉर्मल ज़िंदगी, जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति अपनी ज़िंदगी जीता है, जिसमें आप सब कुछ खा सकते हैं, सब कुछ, कोई भी बाइक चला सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं, कोई भी ट्रैवल कर सकते हैं, उठक बैठक कर सकते हैं, वो आफ्टर 20 to 30 डेज में आपको परफेक्ट हो जाता है। रिकवरी टाइम में क्या कुछ ध्यान रखना होता है? रिकवरी टाइम में सिर्फ यही ध्यान रखना होता है अपने को कि आप हाई फाइब्रस डाइट लेनी होती है, वॉक करना होता है। वॉक इन द सेंस जितना अपन पैदल चलेंगे उतना ज़्यादा अपने बाउल मूवमेंट में बहुत इजी हो जाता है, डाइजेशन बहुत इजी हो जाता है। तो मैं तो यही बताना चाहूँगा कि आप अर्ली मॉर्निंग भी वॉक करिए 4 to 5 किलोमीटर्स अराउंड योर कॉलोनी, एंड आफ्टर डिनर इज़ मस्ट। आफ्टर डिनर इज मस्ट, बिकॉज आफ्टर डिनर का क्योंकि अपन राजस्थान या फिर अपने भारत में अपन लोग खाना लेट खाते हैं और हमारा कार्ब्स बहुत हाई हो जाते हैं। अपन दाल रोटी सब्जी ये सब चीज़ें अपन डिनर पे भी करते हैं। तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए आपको थोड़ा बहुत टाइम एक्सरसाइज में देना पड़ेगा, नॉट इन जिम, बट इफ यू कैन वॉक अराउंड योर कॉलोनी और समवेयर इन द गार्डन, दैट इज गोइंग टू बी परफेक्ट फॉर योर बॉडी। एक बात आपने बहुत अच्छी बोली कि यहाँ पर आपको आपका जो नॉर्मल खाना पीना है वो छोड़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ उसको पचाने की जरूरत है। तो फैमिली
के साथ बैठ के अपना मील एंजॉय करें, होममेड खाना खाएं, रोटी भी खाएं, दाल भी खाएं, सब्जी भी खाएं, पापड़ भी खाएं, लेकिन उसके बाद में पूरी फैमिली को लेकर वॉक पर जाएं। हाँ। बहुत अच्छी बात कही है आपने। अब बात कर लेते हैं सर्जरी की। अगर सर्जरी में भी क्या 1 महीने का टाइम लगता है, या जो आपने बताया इट इज़ फॉर नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स? देखिए देखो डिपेंड करता है, सर्जरी में भी डिपेंड करता है कि आप हाउ मेनी पाइल्स यू आर ट्रीटेड बाय सर्जरी। अगर 1 या 2 या 3 अगर आप ट्रीटमेंट सर्जरी कराते हो तो इट मे टेक टाइम मोर देन 2 और 2.5 मंथ्स। बट अगर यही बात अगर अपन इंजेक्टेबल्स की करें या फिर इंजेक्शन थेरेपी करें तो इसमें 1 टाइम में ट्रीटमेंट हो जाता है, तीनों चारों। अगर 1 या 2 से ज़्यादा पाइल्स हैं तो उसमें एक ही बार में अपन ट्रीटमेंट कर देते हैं। इसमें भी टाइम से 15 to 20 डेज लगता है। ये कैसे समझ सकती हूँ 1 पाइल, 2 पाइल, 3 पाइल, क्या मतलब हुआ इस बात इसका का? मतलब ये हुआ कि अगर आप जब फ्रेश होने के बाद अगर कोई भी व्यक्ति अगर उसको अगर हैंड से अगर वॉश करता है तो उसको वहाँ पे स्वेलिंग महसूस हो जाएगी कि मेरे चारों तरफ 1 या 2 या 3 जगह स्वेलिंग आ रखी है। अच्छा, स्वेलिंग आ रही है, आप अपने फिंगर्स से फील कर सकते हो उसको। और या फिर फीमेल्स के अंदर क्या होता है कि बहुत स्किन टैग्स हो जाते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी। एक बड़ी बड़ी चमड़ी जैसे चेहरे पे मस्से हो जाते हैं, शरीर पे मस्से हो जाते हैं, वैसे ही छोटे छोटे मस्से अराउंड द एनल एरिया पे हो जाते हैं। तो उससे आप एक बार आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ भाई मेरे को इनिशियल हो रहा है ये। जी बिल्कुल। और थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है लोगों को बात करना, लेकिन अगर घर पे नहीं बात कर पाए तो सीधे आप डॉक्टर के पास जाए और उनसे बात करें। आगे हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से, जैसा कि आपने बताया कि हम प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, क्या एक्सरसाइज से भी इसको हील किया जा सकता है? देखो अगर इनिशियल स्टेज पे अगर आपको हेमरॉइड्स हैं तो एक एक्सरसाइज से हाँ आप इसको 50% तक आप हील कर सकते हो, इसको 50% ठीक कर सकते हो। लेकिन इफ़ यू हैव इनिशिएटेड हेमरॉइड्स तो इसमें आपको अगर माइनर या मेजर सर्जरी करानी ही पड़ेगी आपको। बट आफ्टर रिकवरी के अंदर अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर रिकवरी। ओके, यानी कि आइडेंटिफाई हो गया, ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं, उसके बाद में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ में आप इसको बहुत अच्छे से जो है ट्रीट कर सकते हैं। आजकल आप देखते हैं किस तरह के पेशेंट्स आपके पास आते हैं, किस एज ग्रुप के पेशेंट्स आपके पास आते हैं, क्या आपका ऑब्जर्वेशन है इन टुडे सिनेरियो? देखिए इन टुडे सिनेरियो आई वुड लाइक टू टेल कि जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो लॉन्ग टर्म सिटिंग्स वाले जो जॉब करते हैं, जो जिनको 9 to 5 या लेट नाइट, आजकल लेट नाइट भी जॉब्स हो रही है, नाइट शिफ्ट्स होती है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स को या फिर जो भी कलीग्स हैं, जो बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम आ रही है। तो इस एज ग्रुप की अगर बात करें अपन 18 to 35 की जो एज ग्रुप्स है, जो बच्चे जो बाहर काम करते हैं, जो दूसरे शहर जाके या फिर हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, एग्जैक्टली हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, मेस का खाना खा रहे हैं, क्योंकि ये ऑल द फूड दे आर ईटिंग इज नॉट अप टू द मार्क ऑफ द हाउस। अपने घर के जैसा खाना कहीं नहीं मिलेगा, वो तो आपको भी पता है। तो वो इसी में कॉम्प्रोमाइज़ करके बच्चे खा लेते हैं, स्टूडेंट्स खा लेते हैं या फिर जो कलीग्स होते हैं वो खा लेते हैं। तो ये आजकल की जनरेशन में, आजकल के टाइम में हम देख रहे हैं कि इन लोगों में ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जस्ट बिकॉज दे हैव चेंज देयर लाइफस्टाइल। ये तो पहले आज से 10-15 साल पहले क्या होता था कि एक एज ग्रुप के बाद 40-45 के बाद हम पेशेंट्स को देखते थे या फिर लेट 70s के पेशेंट्स को देखते थे। बट दिस ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ इज़ योर लाइफ स्टाइल, वॉट वर्क आर यू डूइंग, हाउ मच प्रेशर आर यू हैंडलिंग। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, तो कहीं ना कहीं लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। इंसान काम करना नहीं छोड़ सकता, पढ़ाई करना नहीं छोड़ सकता, और हॉस्टल छोड़ के घर नहीं बैठ सकता, लेकिन अपने लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है। बिल्कुल। चलते चलते हमारे जो ऑडियंस है उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अपने खाने के अंदर सबसे ज़्यादा वाटर, सैलेड एंड हाई फाइब्रस डाइट का इंटेक बहुत करिएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर अगर आप एक एज ग्रुप के हैं तो साथ में रात में वॉक करना, एक माइनर एक्सरसाइज इज़ वेरी मस्ट, क्योंकि वॉट एवर हैव यू ईटिंग, जो भी आपने खाया है उसको डाइजेस्ट होने के लिए कुछ 20-30 मिनट्स तो चाहिए होते हैं, अगर आप एक व्यक्ति अपने शरीर को दे सकता है। तो आपने बात करी फाइब्रस डाइट की, यहाँ पर हालांकि हमें इसको वाइंड अप भी करना है, लेकिन हम प्रोटीन्स की बात करते हैं कि प्रोटीन के ऊपर बहुत एम्फोसिस है, और ख़ास तौर से यंग जनरेशन जो जिमिंग कर रही है, जो वर्कआउट कर रही है, वो बहुत सारे शेक्स पी रहे हैं, बहुत कुछ प्रोटीन पे बहुत फोकस कर रहे हैं। Could this lead to piles or any other problem? आपने बहुत अच्छा चीज़ डिस्कस करी कि मैं इस पे भी आने भी वाला था कि जो ये स्टूडेंट्स होते हैं जो जिम ज़्यादा कर रहे हैं या फिर प्रोटीन, क्रेटिन, ये BCAA, जो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, वो अपना नॉर्मल फाइब्रस डाइट जो घर की रोटी सब्जी को छोड़ के प्रोटीन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। प्रोटीन खाना इज़ नॉट बैड, बट आपको एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा चीज़ों का। अगर आप इफ़ यू आर ओनली टेकिंग प्रोटीन तो वो आपके डाइजेशन को इनडाइजेस्ट कर देता है, आपके डाइजेशन प्रोसेस को बहुत स्लो कर देता है, क्योंकि उसको आपकी बॉडी में कार्ब्स लाने होते हैं, आपकी बॉडी में पावर देनी होती है, तो आपकी इट स्टेज इन योर बॉडी। दैट आल्सो इज द मेन रीजन ऑफ पाइल्स। तो होम मेड प्रोटीन या कहें या यूँ कि जो घर का खाना है उसमें से प्रोटीन ले तो क्या वो एग्जैक्टली क्योंकि घर के खाने की तो कोई होड़ ही नहीं है। जैसे मैं आप बता रहे, घर के चने होते हैं
या फिर बीन्स होते हैं, दाल होती है, आप इनका सेवन ज़्यादा करें अगर रादर देन यूजिंग द सिंथेटिक प्रोडक्ट्स। तो इससे भी आपको जितना जो फ़ायदा आपको प्रोटीन देता है वही फ़ायदा आपको ये होम ग्रोन प्रोटीन्स भी देते हैं। बिल्कुल डॉक्टर रजत तिवारी, आपने जो भी बहुत ही अच्छे तरीके से जो भी हमको इन्फॉर्मेशन दी है, तो जो लोग हमारा ये अभी हेल्थ मंत्रा देख रहे हैं उनको ये मंत्र तो समझ में आ गया होगा कि ईट हेल्दी टू स्टे हेल्दी, और जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन और वैसा होवे तन भी। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है कि एक तालमेल हम बनाकर रखें। हेल्थ मंत्रा में हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू शालिनी। थैंक यू सो मच।